बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 फरवरी है और दिन है बुध का। आज का दिन बहुत अहम है, बहुत अहम फैसले होने हैं इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी। और आज ऐसे फैसले होने हैं जिनका बड़ा मुल्की सतह पर बड़ा एक असर होगा आइंदा की सियासत के लिए। उन पर बात करने से पहले ये भी आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आज इमरान भाई की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत है और सोमवार को समाअत होना थी, लेकिन सोमवार को नहीं हो सकी क्योंकि जज साहब नहीं थे। आज जज साहब होंगे, आज समाअत होगी और उम्मीद करते हैं कि इमरान भाई को जो है वो रिहा किया जाएगा। क्योंकि आपको पता ही है कि एक शहबाज शरीफ साहब को इधर वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाना है, उधर मरीम नवाज़ साहबा वज़ीर आला पंजाब बना दी गई हैं। तो शायद इन्हीं दिनों के लिए इमरान रियाज खान साहब को गिरफ़्तार किया गया ताकि वो उस तरह से जिन चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं वो ना कर सकें और ये स्मूथली ये चीज़ें हो जाएँ। इमरान भाई की इंपॉर्टेंस ये है कि पूरे पाकिस्तान का डिजिटल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, उनके व्यूज़ एक तरफ और इमरान रियाज खान साहब का इम्पैक्ट और उनके व्यूज़ एक तरफ, इसलिए उनको गिरफ़्तार किया गया है। तो आज उम्मीद करते हैं कि उनको इंशाल्लाह रिहा कर दिया जाएगा और उनको रिहा होना भी चाहिए। तो दूसरा आ जाए इस बात पर कि आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज 28 फरवरी है और कल यानी 29 फरवरी आखिरी दिन है जब हर सूरत में इजलास कौमी असम्बली का होना है। नए अरकान असम्बली ने हलफ उठाना है और उन्होंने जो इजलास है वो सदर बुला नहीं रहे। तो आज अब इस हवाले से फैसला होगा कि सदर को जो दोबारा दरख्वास्त भेजी गई है, रिक्वेस्ट की गई है, उस पर सदर क्या करते हैं। तो अगर सदर आज नई असम्बली अप्रूव करते तो फिर यह है कि स्पीकर या सेक्रेटरी जो हैं कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के, वो इजलास बुलाएंगे और वो एक मुतनाज़ इजलास होगा जिसकी आइनी और कानूनी तौर पे जिसके ऊपर बहुत से सवालात होंगे। इसलिए आज का दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि आज इस हवाले से क्या फ़ैसला होता है। दूसरा मामला है और वो ये है कि IMF को जो ख़त लेके जाने का मामला है, इमरान खान साहब ने कल ये कहा कि ख़त रवाना कर दिया जाएगा। आप देखते हैं वो ख़त लिखा जाता नहीं लिखा जाता। PTI के अंदर ना दो चीज़ों पर तज़ाद है। गो कि इमरान खान साहब ने कह दिया कि IMF को ख़त लिखा जाए, लेकिन इस पे PTI के अंदर बहुत सी आवाज़ें हैं जो ये कहते हैं कि हमें ख़त नहीं लिखना चाहिए, हमें इदारों के साथ मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं लेके जाना चाहिए। और वो ये कहते हैं कि ये एक और 9 मई होगा और इस चीज़ को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा, हमें ये नहीं करना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अभी तक हमारी सीटें रिकाउंटिंग में वापस ली जा रही हैं, अभी तक हमारा मैंडेट चोरी किया जा रहा है, जो पहले मैंडेट चोरी किया गया वो भी वापस नहीं आ रहा। तो जितना हम ब्रीथिंग स्पेस देंगे उतनी हमारे लिए मुश्किलात होंगी। तो हमें एक के बाद एक कार्ड खेल के और दबाव बढ़ाना चाहिए। और बल्कि दो चीज़ें बड़ी ख़तरनाक भी हैं जिनके इशारे जो हैं वो दिए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर बात होना शुरू हो गई है और वो ये है कि सिविल नाफरमानी की कॉल देनी चाहिए। ये भी एक बड़ा इस मौके के ऊपर, जब पहले ही पाकिस्तान माशी तौर पे पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात हैं और सूरत हाल बहुत गंभीर है, तो ये ऐलान अनसर्टेनिटी में इजाफा कर देगा। तो इसके ऊपर भी PTI के लोग जो है वो बात कर रहे हैं। और एक चीज़ और वो भी मैं समझता हूँ कि वो अगर तो धमकी की हद तक है तो ठीक है, अगर वो धमकी की हद तक नहीं है और वाकई PTI ये करने जा रही है, ये करना चाहती है, तो मैं फिर उसको हमाकर समझता हूँ। क्योंकि अभी तक इमरान खान साहब की तरफ से इस पर नहीं आया। PTI के बाहर जो लीडर्स हैं उनमें से एक लीडर ने कहा है कि अगर हमें मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती तो फिर हमें असम्बली का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी हमाकत होगी, ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। धमकी की हद तक ठीक है कि आप धमकी दें कि हम ये करेंगे और उसका एक इम्पैक्ट आएगा, लेकिन अगर PTI ये करती है तो ये बहुत बड़ी हमाकत होगी। पहले भी PTI ठीक है, वो 18 माह जो नहीं थी असम्बली में, उसको मैं समझता हूँ कि वो ठीक उनका फैसला था। जब वो ये समझते हैं कि वो एक रजीम चेंज हुई और वो सारा साइफर और सारा मामला, तो फिर उनको उस हुकूमत का हिस्सा, उस असम्बली का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब PTI को असम्बली के अंदर जाना चाहिए, अपना असम्बली के अंदर भी किरदार अदा करना चाहिए, टफ टाइम देना चाहिए और कोई फोरम खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये बड़े ख़तरनाक इशारे हैं। ये है कि हम असम्बली का हिस्सा नहीं बनेंगे, PTI को ऐसा नहीं करना चाहिए, असम्बली का हिस्सा बनना चाहिए और अपना मैंडेट वापस लेने के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठानी चाहिए। शहबाज शरीफ को टफ टाइम देना चाहिए। पहले भी शहबाज शरीफ की हुकूमत 18 माह इसलिए चल गई कि PTI असम्बली में नहीं थी और आज रियाज साहब वहाँ पर बिठाए गए थे। तो ये वाला मामला है। फिर आज का दिन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज डिसीजन होने उनके PTI को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी नहीं मिलेंगी। मैं वैसे बहुत हैरान हूँ कल जब मैंने वो देखा। और देखें, लोगों में इसीलिए फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, गुस्सा बढ़ रहा है, नफ़रत बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा इस निज़ाम के ख़िलाफ़ नफ़रत इस वजह से बढ़ रही है। कल मैं चेहरे देख रहा था, जिस तरह से अता तारड़ साहब और ये जो आज़म तारड़ साहब हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इलेक्शन कमीशन के बाहर ये और पीपल्स पार्टी पहुँच गए हैं कि PTI की जो मखसूस नशिस्तें वो भी हमें दी जाएँ। मतलब इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि सतही हरकत नहीं हो सकती, घटिया हरकत नहीं हो सकती। कि आप अंदाज़ा लगाएं कि नून लीग, अब जैसे KPK में PTI की बनती हैं, मेरा ख्याल है कोई 23 सीटें, इनकी बनती हैं 2-3 सीटें या टोटल 4 सीटें इनकी बनती हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि पूरी अपोजिशन को जो 4 सीटें मिलनी चाहिए, तो 4 की बजाय हमें
जो है आई थिंक वहाँ पे जो है वो 26 हैं शायद सीटें, या जितनी भी है। बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि मखसूस नशिस्तें जितनी हैं वो सारी हमें दे दें। पीटीआई जिसने 2/3 मेजॉरिटी लिया है, जिसने क्लीन स्वीप किया है केपीके में, उसको ना दें। यहाँ पीटीआई जिसने 93 सीट्स लिए हैं उनको एक भी मखसूस नशिस्त ना दें और वो भी हमें बांट दें। ये वो चीज़ है जिससे नफ़रत और बढ़ेगी, गम गुस्सा और बढ़ेगा। इस वक्त लोगों के गम गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, नीचे लाने की ज़रूरत है। लोगों को थोड़ी सी इदारों पर एतमाद करने की एक उम्मीद देने की ज़रूरत है कि यार इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया है, पीछे जो भी इलेक्शन बायस था लेकिन ये कर दिया है, कोई 2, 4, 5 हलकों पे कोई ऐसे फैसले आ जाएं कि लोगों का एतमाद बन जाए। इस वक्त तो हालात ये हैं कि लोगों का ना सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है, ना हाई कोर्ट पर एतमाद है, सिवाय पेशावर हाई कोर्ट के और सिवाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस के। लोगों को किसी पाकिस्तान की अदालत पर एतमाद नहीं है और ये पाकिस्तान के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। और अब देखें कल जिस तरह का वाक़या रावलपिंडी की अदालत में हुआ है, वहाँ पे एक मुलजिम को लाया गया और उसके ऊपर इल्ज़ाम था कि उसने अपनी बीवी को कत्ल किया। तो उसकी बीवी के भाई ने उसको वहाँ पे गोलियां मार दी। उसने कहा कि जी अदालतों में इसने बरी हो जाना है, तो मैंने इसलिए इसको कत्ल किया। तो ये बड़ी एक नेगेटिव वो है कि हम लोगों को ये मैसेज दें कि पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ नहीं कर सकती, ना वो करेंगी। तो लोगों को सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं है। काजी फैसल साहब ने तो बल्ले का पहले वापस लिया है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, इन ब्यूरोक्रेट्स को बतौर आर उन्होंने बहाल किया है। तो ये बहरहाल पाकिस्तान के लिए चीज़ ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है कि अब हमें सफ़र उस तरफ शुरू करना चाहिए कि लोगों का इदारों पर एतमाद बढ़ना शुरू हो, बनना शुरू हो, बजाय इसके कि लोगों का एतमाद बिल्कुल ख़त्म हो जाए और लोग कुछ और रास्तों की तरफ देखें। पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, पाकिस्तान इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। आप देखें कितना शर्मनाक और अफसोसनाक वाक़या हुआ लाहौर में। वो जो एक खातून जिसने ड्रेस ऐसा पहना हुआ था और उसको अरबी जो उसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे और उसको कुरान मजीद का वो करके, और क्या वहाँ पे जुल्म किया गया। और फिर इससे ज़्यादा अफसोसनाक और शर्मनाक बात यह है कि उस खातून से हाथ जोड़ के माफ़ी मंगवाई गई और उस खातून से जो है वो मसलक उसका बताया गया कि उसने बताना पड़ा कि मेरा ये मसलक है। मतलब हम किस तरह मुआशरे को लेके जा रहे हैं, हम किस तरह पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं। लोगों का सिस्टम पर एतमाद हट रहा है, ख़त्म हो रहा है। लोग पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं इन्हीं चीज़ों को देख के, कि मतलब बजाय इसके कि जिन लोगों ने, जिन दरिंदों ने उसके ऊपर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया, बजाय इसके कि उनको वो माफ़ी मांगते, वो बयान देते कि हम गलत थे, उस बेचारी खातून से माफ़ी मंगवाई गई। वो मेरी बहन भी हो सकती थी, वो मेरी फैमिली की मेंबर हो सकती थी, वो आपकी फैमिली की मेंबर हो सकती थी। एक जिसने कोई ऐसा काम किया नहीं है उसके ऊपर इतना भोंडा इल्ज़ाम। अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुआशरे के ऊपर, हम किस दरिंदगी की तरफ जा रहे हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक था वो सारे मनाजिर देखना। और फिर जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि बजाय इसके कि वो माफ़ी मांगती, वो दरिंदे माफ़ी मांगते, उस खातून बेचारी को जो है वो उसको माफ़ी जो है वो मांगना पड़ी। ये वो देख के ना दिल बिल्कुल टूट गया है, बिल्कुल दिल टूट गया कि यार हम किस तरह का मुआशरा बन गए हैं। और वो पुलिस, पंजाब पुलिस जो हर कमज़ोर के घर घुस जाती है, जो हर कमज़ोर के ऊपर जुल्म करती है, जो हर कमज़ोर के गिरबान से पकड़ती है, जो हर कमज़ोर को रौंद के रख देती है, जो जुल्म जबर तशद्दुद जिसने सारी हदें क्रॉस कर ली हैं, वो पुलिस भीगी बिल्ली बनी हुई थी। वो उन मौलवियों के सामने ऐसे ताबेदार बन के खड़े हुए थे जैसे रियासत तो असल हैं ये मौलवी, और ये जो पुलिस और ये सारे उनके मातहत हैं और उनसे खौफजद हैं। ये बड़ा अफसोसनाक है। जहाँ पे रियासत को अपनी रेट कायम करने की ज़रूरत है, वहाँ पे हमारी रियासत लेट जाती है, वहाँ पे हमारे इदारे लेट जाते हैं, वहाँ पे हमारी पुलिस लेट जाती है। और जहाँ पे जो है वो नरम दिली दिखानी होती है, रहमदिली दिखानी होती है, जहाँ पे सब्र तहम्मुल बर्दाश्त से काम लेना होता है, जहाँ कमज़ोर की बात होती है वहाँ पे चढ़ दौड़ते हैं। मतलब आप देख लें, आप रवैया पंजाब पुलिस का आपने उन वीडियोज़ में देख लिया होगा। तो ये बड़ा एक जो है वो अफसोसनाक है। तो आज बहरहाल ईसीपी ने फैसला देना है कि ईसीपी बहुत फंसा हुआ है। यही वजह है कि अभी तक ईसीपी फैसला नहीं कर पा रहा, बहुत फंसा हुआ है ईसीपी। गो के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस वक्त जब ये केस चल रहा था बल्ले वाला, कि वो बात की बात है, आप हमारे पास आइएगा। और हैरान कौन है कि पीटीआई अभी तक इस मामले पर नहीं गई। और अगर मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिलती तो फिर सदर का इलेक्शन, जो कि मार्च के आई थिंक दूसरे हफ्ते में होगा, 9 मार्च से पहले होगा सदर का इलेक्शन। 1 मार्च से उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा, वो मुतनाज़ हो जाएगा। मार्च में सेनेट का इलेक्शन है, वो मुतनाज़ हो जाएगा। ये प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, ये सारे इलेक्शन मुतनाज़ हो जाएंगे। जैसे मरीम नवाज़ साहबा का बतौर वज़ीर आला पंजाब जो इलेक्शन है उनका, जैसे वो मुतनाज़ हो गया। तो इसलिए इसके ऊपर और पीटीआई की लीगल टीम बहरहाल उनकी कोई हिकमत अमली में जारियाना नज़र नहीं आ रही, और कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो ये एक है मामला। उसके अलावा आज को मज़ीद कोई फार्मूला इनके दरमियान चीज़ें होंगी, क्योंकि कल से तो फिर हलफ उठाना है नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो मामलात हैं उसके ऊपर अभी भी इनकी चीज़ें अंदरूनी खाना चल रही हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। एमक्यूएम के साथ भी इनके मामलात तय नहीं हो रहे, वो मामलात चल रहे हैं और ये सारी चीज़ें हैं। 2 चीज़ें और हैं, उस पर बात करते हैं। एक तो
आज एक लिस्ट सामने आई है, बल्कि कल एक लिस्ट सामने आई है जिसमें बताया गया कि 23 मार्च को किस किस सहाफ़ी को, तज्ज़ियाकार को, एंकर को मुख्तलिफ अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। पता नहीं वो बहुत से अवार्ड्स हैं जो पाकिस्तान में बड़ी बड़ी शख्सियात को मिले हैं, बड़े बड़े लोगों को मिले हैं, जिनका एक मकाम था, जिनका एक मर्तबा था, जिनका एक लेवल था। लेकिन बदकिस्मती से ऐसे नाम उस 23 मार्च की लिस्ट में मैंने देखे। हालांकि बहुत सारे नाम अच्छे भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे नामों की वजह से वो पूरी लिस्ट कंट्रोवर्शियल हो जाती है, वो पूरे नाम कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। तो इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि अगर एक शख्स जो है वो मीडिया में हो सकता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ का वफादार है और उस पॉलिटिकल पार्टी के पर्पज़ को सर्व कर रहा है, तो आप एक रियासती सतह पे, हुकूमती सतह पे उसको आप जो है वो अवार्ड देके और पूरे उस अमल को मुतनाज़ कर देते हैं। जिनको पहले मिला होता है वो भी मुतनाज़ हो जाते हैं। देखें, मेरा ये नहीं है कि ये हुकूमत दे रही है तो मैं इसलिए एतराज़ कर रहा हूँ, नहीं। हालांकि पिछले बार जब दिया था, इन्होंने अवार्ड्स दिए थे, तो मैंने एक शख्सियत की बहुत तारीफ़ की थी। मैंने कहा यार बिल्कुल दुरुस्त दिया है, और वो थे चौधरी परवेज़ इकबाल लोसर साहब। चौधरी परवेज़ इकबाल लोसर साहब जो हैं, यूरोप में इन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा काम किया है, कश्मीर के ऊपर बहुत काम किया है, इंडिया के ख़िलाफ़ बहुत काम किया है। वो डिस्टेंस फॉर लैब, डिस्टेंस फॉर लैब का मामला हो, इंडिया के प्रोपेगेंडे को एक्सपोज करने का मामला हो, कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म जबर की बात हो, कश्मीरियों के हकूक़ की बात हो, इंसानियत की बात हो, पाकिस्तान के मफाद की बात हो, पाकिस्तान के लोगों के मफाद की बात हो, वो बहुत एक्टिव नज़र आते हैं। और उनके देखें ना, एक ऐसा पाकिस्तानी जिसके बारे में जिसके बारे में खबर लगी कि एक ऐसा पाकिस्तानी जिससे इंडिया डरता है, एक ऐसा पाकिस्तानी जिसको इंडिया से लाइव थ्रेट्स भी हैं कि इंडिया की रॉ उनको कत्ल करना चाहती है। यानी इस हद तक एक ऐसा मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जिसने पाकिस्तान के पर्पज़ के लिए सर्व किया, इसके लिए नहीं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है कौन सी नहीं, हर दौर में उन्होंने काम किया। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल अवार्ड दें, उनको मिलना चाहिए। अभी उनको एक यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री दी, बिल्कुल दुरुस्त किया। देखें, हर वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, कश्मीर के लिए काम कर रहा है, और उसको बिल्कुल उसको अवार्ड दें, उसको अप्रिशिएट करें। लेकिन ऐसे नामों को खुदारा ना अवार्ड दें जो इंतहाई मुतनाज़ नाम हैं, जो इंतहाई कंट्रोवर्शियल हैं, और जो आप कहें कि जिनकी वफादारी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। कल को अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत में आती है और तहरीक इंसाफ किसी ऐसे बंदे को अवार्ड देती है जो इसलिए देती है सिर्फ कि वो तहरीक इंसाफ के साथ बहुत सिंसियर हैं और उसकी कोई और उस तरह अचीवमेंट्स नहीं है, तो उसकी भी हम मुखालफत करेंगे। ये नहीं होना चाहिए। जब एक अवार्ड वो रियासत की तरफ से दिया गया अवार्ड है, वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया, तो उसके मेयार को बहरहाल नहीं गिराना चाहिए। उसके अलावा आज एक और देखें, एक और मामला है, उस पर आज बाबर सत्तार साहब ने फैसला करना है, और उम्मीद है कि बाबर सत्तार साहब उस पर फैसला सुना देंगे। और वो मामला है डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड। डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड जो है, इनकी तकर्री को चैलेंज किया गया। अगर मैं आपको थोड़ी सी उस पिटीशन में जो फैक्ट्स लिखे हुए हैं वो फैक्ट्स आपको बताऊं तो आपको पता चलेगा कि क्यों पाकिस्तान में हर शोबा तबाह है, क्यों पाकिस्तान में हर इदारे को बर्बाद कर दिया जाता है, क्यों पाकिस्तान में स्पोर्ट्स बर्बाद हैं। क्रिकेट के अलावा जो स्पोर्ट्स जिस इदारे ने देखनी होती है वो स्पोर्ट्स बोर्ड है। उसके जो डीजी हैं, जो ज़ाहिर है करता धरता जो सारे उसको चलाते हैं, इसमें 2021 में सीट जो है वो एडवर्टाइज़ हुई और कर्नल रिटायर्ड आसिफ जमान साहब डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड बने। 18 माह बाद जब हुकूमत तब्दील हुई, जब पीडीएम आई, तो उन्होंने उनको फारिग कर दिया। उसके बाद एक शख्सियत हैं, उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया। उसके बाद जनाब दरख्वास्तें आईं और 22 दरख्वास्त गुजार जो हैं वो उन्होंने क्वालिफाई किया। 8 शॉर्टलिस्ट हुए, 8 में से 6 ने जो है वो इंटरव्यू दिया, और टोटल 100 नंबर थे। उनमें से 80 नंबर जो हैं वो एक्सपीरियंस और एजुकेशन के थे, यानी तालीम और तजर्बे के थे, और 20 नंबर जो हैं वो इंटरव्यू के थे। अब हुआ ये कि एजुकेशन और एक्सपीरियंस में जब आप कंपैरिजन करते हैं तो जिनको लगाया गया है उनके और जो दूसरे नंबर पर थे अमजद फारूक वड़ाई साहब, इनके नंबर्स का 7 नंबर्स का फ़र्क था। यानी अमजद फारूक वड़ाई साहब 7 नंबर ज़्यादा थे तालीम और एक्सपीरियंस में। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया गया इनके साथ जनाब, जो इंटरव्यू के नंबर थे वो 20 थे, उनको 30 कर दिया गया। उनको 30 यानी उसको 30% कर दिया गया कि इंटरव्यूज़ के जो नंबर्स हैं 30% उनको इंपॉर्टेंस दी जाएगी और उनको देखा जाएगा, और 70% जो है वो एक्सपीरियंस और एजुकेशन। उसमें अगर 20% रहता, उसमें भी अमजद फारूक वड़ाई साहब के नंबर जो हैं वो ज़्यादा बनते थे। तो अब उसको क्या किया गया कि 30% कर दिया गया, और इस तरह से उनको जिनको लगाया गया उनको लगाया गया। लेकिन मसला ही नहीं कि उनको लगाया गया। अब इंटरेस्टिंग काम सुने कि क्या किया गया। एक तो जनाब किया ये गया कि उनके जो एक्सपीरियंस लेटर्स हैं जिनको लगाया गया, उनके जो एक्सपीरियंस लेटर्स हैं
उसमें उनके अपने इदारों के एक्सपीरियंस लेटर पिछली डेट्स में बना दिए गए, जो वो खुद उन इंस्टीट्यूट्स के मालिक हैं। एक के उनके वालिद जारी कर रहे हैं अपने बेटे को एक्सपीरियंस लेटर। फिर इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनका ओवरलैपिंग हो रही है, यानी अगर एक इदारे में उनका एक्सपीरियंस जो हो रहा है उसी ड्यूरेशन में किसी और इदारे में भी ड्यूरेशन जो है वो उसी ड्यूरेशन में एक और इदारे में भी एक्सपीरियंस जो है वो नज़र आ रहा है। बजाय इस मतलब वो तो काउंट नहीं हो सकता ना, वो तो सेम एक ही इदारे में हो सकता ना बैक वक्त। फिर इसके अलावा मज़ेदार बात सुने, जिस दौरान का इनका एक्सपीरियंस दिखाया गया है 14 साल का, और एक और चीज़ यह है कि ऑफर लेटर्स लगाए गए हैं और अपॉइंटमेंट लेटर्स लगाए गए हैं। एक्सपीरियंस लेटर्स नहीं हैं, अपॉइंटमेंट लेटर और ऑफर लेटर्स को बुनियाद बना के और एक्सपीरियंस इनका पूरा किया गया। और जिस दौर का, जिस अरसे का इनका एक्सपीरियंस शो करवाया गया, उस अरसे में 2 साल और 8 माह ये मुल्क के बाहर रहे हैं साहब। फिर उसके बाद जो इनका नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के 10 नंबर थे, उसमें से अमजद फारूक वड़ाई साहब के 10 में से 10 नंबर थे, और जिनको लगाया गया इनके 10 में से 4 थे। और जो 4 नंबर थे, जिन 4 इवेंट्स का उन्होंने जिक्र किया है, उनमें से एक इवेंट ऐसा है कि जिस ईयर में इन्होंने कहा ये इवेंट हुआ है, उस ईयर में वो इवेंट ही नहीं हुआ था। एक इवेंट के इन्होंने बताया कि मैं फलां मुल्क में इवेंट पे साथ गया, उस मुल्क में वो इवेंट हुआ ही नहीं था। फिर एक मामले में इन्होंने जो दावा किया तो फॉरेन ऑफिस का जो लेटर होता है उसमें उनका नाम ही नहीं है। तो ये हालात हैं, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर ज़ाहिर इदारे तबाह होते हैं, और यही बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर जो है वो चल रहा है, और इसी तरह से इदारों को जो है वो तबाह किया जाता है। और तो ये है। फिर आज के दिन एक और भी इम्पॉर्टेंट है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अनवर काकर साहब हैं, निगरान वज़ीर-ए-आज़म, उनको जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने बलोच लापता अफराद, लापता तालिब इल्म तलबा, उनके केस में उन्होंने तलब किया हुआ है। 2 बार वो तलब किए जाने पर नहीं आए, आज तीसरी बार है, और बड़ा सख्त ऑर्डर जो है वो मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने किया था। उन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी, DGIB और DGMI, इन पर मुश्तमिल एक कमेटी भी बनाई थी उन्होंने, और उस कमेटी से भी उन्होंने रिपोर्ट वगैरह मांगी हुई है। तो आज ये वाला मामला भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगा। तो ये आज का दिन है, इम्पॉर्टेंट है, और उम्मीद करते हैं कि बाबर सत्तार साहब जैसे ये वाला मामला है, ये DG स्पोर्ट्स बोर्ड वाला, यहाँ पे मेरिट पे लोग आने चाहिए ताकि वो स्पोर्ट्स में कोई काम करें, इदारों को बेहतर करें। जब आप अपने ज़ाती मफाद के लिए लोगों को बिठाएंगे तो फिर इदारे तबाह होंगे। और बदकिस्मती से हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं, मुझे तो खौफ आता है देख के कि हर इदारे में बैठे हुए लोग, हर मिनिस्ट्री में बैठे हुए लोग, बस एक ही पर्पज़ है, खाओ खाओ और खाओ, लूटो लूटो और लूटो। फिर बाहर अपने असासे बनाओ, जायदादें बनाओ, बच्चे बाहर शिफ्ट करो, उनको सेटल करो, और जैसे तैसे रिटायरमेंट हो, जहाज़ में बैठो, बाहर जाओ, कारोबार भी सेट हो, घर भी हो, बच्चे भी वहाँ सेटल हो। तो ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की, ये नहीं होना चाहिए। और मतलब अब तो लगता ही है कि पाकिस्तान बिल्कुल इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम बिल्कुल एंड पे पहुँच गए हैं इन्हीं करप्शन, लूट मार और इन चीज़ों की वजह से। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो करप्शन और लूट मार करने वाले हैं उनको ओहदों पर बिठाया जा रहा है, और पूरे मुल्क का कब्ज़ा उनको दिया जा रहा है, चाहे वो वफाक की बात हो, चाहे वो पंजाब की बात हो, चाहे वो सिंध की बात हो। अवाम ने जिनको मुस्तरद कर दिया, जो 17 सीटर पार्टी है, जो कोस्टर पार्टी है, जो हाई रूफ पार्टी है, जाली मैंडेट वाली पार्टी है, लक्ष्मी के बैलेट पेपर्स वाली पार्टी है, उसको पूरे मुल्क पे मुसल्लत किया जा रहा है। तो कैसे मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आएगा? तो चीज़ें ये ठीक नहीं है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।